जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस लेक्चर हम लोग जो न्यू डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर, वो है ब्रोंकियल एस्थमा कि कौन सी ड्रग्स हैं जो ब्रोंकियल एस्थमा के लिए यूज़ होती हैं। तो पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रोंकियल एस्थमा होता क्या है उसको देखते हैं कि ब्रोंकियल एस्थमा इज़ करेक्टराइज्ड बाय हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। जो आपकी जो आपका विंड पाइप होता है, मींस कि जो आपकी सांस की नाली है और जो ब्रोंक्यूल्स हैं, उनमें जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो आपके जो अलर्जेंस हैं, इरिटेंट्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, उन पे क्या होता है कि हाइपर रिस्पॉन्सिव होते हैं। वो ट्रिगर करते हैं इन्फ्लेमेशन को। तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है जिससे नैरोइंग होती है आपके एयर ट्यूब्स की। इन्फ्लेमेशन के साथ साथ और क्या होता है कि जो आपके म्यूकोजल लेयर है वहाँ पे एडीमा होता है, मींस के टिश्यू में फ्लूइड आ जाता है, पानी आ जाता है। टिश्यू फ्लूइड जो है वो अकुमुलेट हो जाता है, आपकी जो एयर ट्यूब्स हैं वो नैरो हो जाती हैं। और जो म्यूकस प्लगिंग मींस के क्या होता है कि जो आपका म्यूकस है वहाँ पे स्क्रीट होता है म्यूकोजल लेयर से, तो वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, कलेक्शन से वो काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट होके प्लग बना लेता है। तो आपकी ये जो चीज़ें हैं ये ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर होती हैं। सिम्टम्स क्या आएंगी कि आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, मींस कि आपको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, और अगर आप उसे ट्रीट ना करें उस टाइम पे तो अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। वीजिंग होती है कि जब आप सांस लेते हैं उसमें फिर एक आवाज़ आती है। खांसी होती है, और जो एक्टिविटी है वो उसकी लिमिटेशन हो जाती है, क्योंकि आप ज़्यादा हैवी वर्कलोड वाला काम नहीं कर सकते, उसमें आपको सांस चढ़ेगा, फिर आपका जो अस्थमा अगर ट्रिगर होगा तो उसमें जो आपका सांस का मसला है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए एक्टिविटी आप ज़्यादा नहीं कर सकते, एक्सरसाइज वगैरह नहीं ज़्यादा कर सकते, कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें सांस का इशू जो है वो क्रिएट होना हो। तो एस्थमा में क्या होता है कि नाउ रिकॉग्नाइज्ड टू बी अ प्राइमरीली इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, और कोई एलर्जिक बेसिस इसकी बनती हैं ऑब्वियसली। कोई एलर्जन, कोई इन्फेक्शन है, कोई इरिटेंट या कोई पोल्यूटेंट आता है, या कोल्ड एयर होती है उसके एक्सपोजर से, या एक्सरसाइज के एक्सपोजर से जो आपका एस्थमा है वो ट्रिगर होता है। दो तरह के एस्थमा हैं, जो एक्सट्रिंसिक एस्थमा होता है, मींस के कभी कभार होता है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है, तो वो कभी कभार आपको होता है, एपिसोडिक होता है, और उसमें स्टेटस एस्थमेटिक्स जो है ना, स्टेटस एस्थमेटिकस का जो चांस है वो कम होता है। तो एस्थमेटिकस क्या होता है, सवियर फॉर्म जो एस्थमा की होती है ना उसको हम कहते हैं स्टेटस एस्थमेटिकस। तो इंट्रिंसिक एस्थमा सेकंड टाइप है, उसमें क्या होता है कि ये पेरेनियल मींस के लॉन्ग टर्म चलता है, और ये आपके अंदर के जो इश्यूज होते हैं उनकी वजह से होता है, तो लॉन्ग टर्म चलता है। और इसमें जो सीवियर फॉर्म के अंदर इसका डेवलप होना ज़्यादा कॉमन है। कि इस इंट्रिंसिक एस्थमा के केस के अंदर अगर आपकी बॉडी में ही कोई अबनॉर्मेलिटी है जिससे एस्थमा जो है वो आपके जो आपको एस्थमा है वो उसका जो कॉज है वो इंटरनली जो है वो आपकी बॉडी के अंदर है, तो उसको हम इंट्रिंसिक एस्थमा कह रहे होते हैं। वो लॉन्ग टर्म चलता है और उसमें स्टेटस एस्थमेटिकस का ज़्यादा चांस होता है। अब कोई एलर्जन आता है, मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म समझें कि जब एलर्जन आता है, कोई इरिटेंट या पोल्यूटेंट आता है, तो होता क्या है कि आपके जो मास्ट सेल्स होते हैं ना, लंग्स के अंदर होते हैं मास्ट सेल्स, और जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं। आपका कोई भी एलर्जन आता है वो आके मास्ट सेल के साथ बाइंड करता है। मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन होती है, मींस के रिलीज करते हैं वो ग्रेन्यूल्स में से मीडिएटर्स को। तो पहले मास्ट सेल जो है वो एक्टिवेट होते हैं, फिर वो रिलीज करते हैं मीडिएटर्स को, जो इमीडिएट आपका एक्शन जो आ रहा है। तो कौन से मीडिएटर्स हैं, जो ग्रेन्यूल्स के अंदर मास्ट सेल के अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं उसमें जो स्टोर होते हैं वो होते हैं हिस्टामीन, प्रोटीएज एंजाइम्स और टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। तो एलर्जन आके बाइंड करता है, आपके मास्ट सेल जो है वो डीग्रेनुलेट होता है, मींस के रिलीज करता है मीडिएटर्स को। ये इमीडिएट एक्शन है। देन कुछ मिनट्स बाद ही फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो भी रिलीज़ होते हैं, और उन फॉस्फोलिपिड्स से मज़ीद मीडिएटर्स बनते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स पीजी, एलटी मींस ल्यूकोट्राइन्स, और पीएएफ जो है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। इससे फिर आगे जो आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो भी एक्टिवेट होते हैं,
और एक्टिवेशन ऑफ जीन्स भी होती है जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ये थोड़ा घंटों के बाद का प्रोसेस है। तो ये जो सारे मीडिएटर्स हैं और जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, इनका काम फिर लास्ट जो है वो क्या होता है कि आपकी जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हैं ट्रैकियो ब्रोंकियल, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना, नैरो कर देना, जो कि अस्थमा के अंदर होता है कि नैरो हो जाते हैं आपके स्मूथ मसल्स। विंड पाइप, आपका जो ट्रैकिया होता है, ब्रोंक्यूल्स होती हैं, नैरोइंग हो जाती है पूरे एयर पाइप की। फिर वहाँ पे म्यूकोजल एडिमा होता है, क्योंकि म्यूकोजल लेयर के अंदर फ्लूइड जमा होता है, उसको म्यूकोजल एडिमा कहते हैं, वो हो जाता है। और डिफरेंट जो स्क्रीशंस हैं म्यूकस की वो एनहांस हो जाती है, जिससे म्यूकस प्लग भी बन जाता है। तो ये एक प्रॉपर है कि एस्थमा के अंदर कौन से मीडिएटर्स और किस तरह एक जो नैरोइंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, वो किस तरह हो रही है। अब अगर आप देखें कि कौन सी ड्रग्स हम दे सकते हैं, कि पहले तो ये देखें कि जो मास्ट सेल है हम उसी को रोक लें तो हमारा ये जो अस्थमा है वो ट्रीट हो सकता है, कि मास्ट सेल की जो एक्टिविटी है उसको रोक लिया जाए। सेकंड क्या है कि अगर जो नैरोइंग है उसको खोल दिया जाए, डायलेट कर दिया जाए, तो ब्रोंकोडायलेटर्स भी दे सकते हैं, ठीक है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स भी दे सकते हैं। और इन्फ्लेमेशन हो रही है तो इन्फ्लेमेशन के लिए हम कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ये इन्फ्लेमेशन के लिए हैं। मास्ट सेल स्टेबलाइज करने के लिए भी हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स की बात भी होगी। और क्योंकि मास्ट सेल को एक्टिवेट करने के लिए जो एलर्जन आता है वो पहले आईजीई एंटीबॉडी जो होती है वो उसके साथ बाइंड करती है, और आईजीई एंटीबॉडी बाइंड करती है एलर्जन के साथ, और फिर इन दोनों के साथ बाइंड करता है मास्ट सेल। तो जब आप एक तो आप मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर रहे हो, ठीक है, उससे रिलीज़ नहीं होने दे रहे, और दूसरा क्या हो सकता है कि हम जो आईजीई एंटीबॉडी है जो एलर्जी के अंदर यूज़ होती है एंटीबॉडी, उस एंटीबॉडी को ब्लॉक कर दें। तो वो भी ये आ गई क्लास के अंदर, ठीक है। तो जो आपने अस्थमा का इंट्रोडक्शन पढ़ा है उसी में से इसकी क्लासिफिकेशन निकलती है, मींस के ड्रग्स कौन सी यूज़ कर सकते हैं। नैरोइंग हो गई है तो उसको ओपन करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर यूज़ कर सकते हैं, मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर सकते हैं, एंटी आईजीई एंटीबॉडी दे सकते हैं। और अगर कोई इन्फ्लेमेशन, ज़ाहिर बात है इन्फ्लेमेशन भी होती है, तो इन्फ्लेमेशन के लिए जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। और जो मीडिएटर हमारे ल्यूकोट्राइन्स का भी रोल है, तो उन मीडिएटर को भी आप एंटागोनाइज कर सकते हो, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है। ब्रोंकोडायलेटर्स में जो आपका सिम्पैथोमाइमेटिक्स हैं और मिथाइलजेंथीन्स हैं, ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक्स हैं। इसमें अगर आप देखें कि बीटा 2 के जो एगोनिस्ट हैं सिम्पैथोमाइमेटिक्स जो होते हैं वो सालब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालीन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं एएनएस के अंदर। और सेकंड पे है मिथाइलजेंथीन्स, और थर्ड पे एंटीकोलिनर्जिक्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं। मिथाइलजेंथीन्स को भी हम आगे डिस्कस करते हैं। नाउ कम्स टू द मिथाइलजेंथीन्स। मिथाइलजेंथीन्स में आपके पास थियोफाइलिन और कैफीन आते हैं। इनका जो मिथाइलजेंथीन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है कि इनके 3 मैकेनिज्म्स हैं जो प्रपोज्ड हैं। फर्स्ट वन ये है कि ये रिलीज़ करवाते हैं कैल्शियम को फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, मींस के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कैल्शियम की जो रिलीज़ है वो करवाएंगे स्केलेटल और कार्डियक मसल के अंदर। सेकंड ये है कि ये इनहिबिशन करते हैं जो मेनली जो मैकेनिज़्म काम आता है ब्रोंकोडायलेशन के अंदर, क्योंकि ये अस्थमा के अंदर जो ब्रोंकोडायलेशन पार्ट है उसमें ये यूज़ होता है। तो ब्रोंकोडायलेशन के लिए जो मेन मैकेनिज़्म है वो क्या है कि फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट करते हैं। तो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज जो एंजाइम है उसका काम क्या होता है कि जो साइक्लिक एएमपी है और जो साइक्लिक जीएमपी है इसको फॉस्फोडाइएस्ट्रेज कन्वर्ट करता है 5 AMP और 5 GMP में। तो जब ये इनहिबिट हो जाएगा एंजाइम, तो जो आपका साइक्लिक AMP का जो लेवल है और जो साइक्लिक GMP का लेवल है ये इंक्रीज़ करेगा। इनके लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से ब्रोंकोडायलेशन होती है, ठीक है। थर्ड मैकेनिज़्म क्या है कि एडिनोसिन रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करते हैं। जो एडिनोसिन होता है ना, ये एक मीडिएटर होता है CNS के अंदर और हार्ट के अंदर, जो स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। लेकिन हमें क्या चाहिए कि स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्शन ना हो, डायलेट हो, तो रिलैक्स करें स्मूथ मसल्स, हमें ये चाहिए। तो इसलिए वहाँ पे हम एडिनोसिन रिसेप्टर को ये ब्लॉक करता है मिथाइलजेंथीन्स,
ताकि जो आपके स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स करें और आपको एक ब्रोंकोडायलेशन का जो इफेक्ट है और जो स्मूथ मसल्स रिलैक्स होने का इफेक्ट है वो आता है। तो इसके जो फर्दर फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं वो क्या होंगे, इसके मैकेनिज़म्स की बेस के ऊपर फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकोडायलेशन, और सीएनएस में क्या आएंगे, जो कैफीन और थियोफाइलिन होते हैं ये सीएनएस स्टिमुलेंट्स होते हैं। आपको थोड़ी आप चाय पीते हो आपको अलर्टनेस आती है, उसमें कैफीन होती है, तो कैफीन और थियोफाइलिन ये सीएनएस में स्टिमुलेंट है। सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि जो मिथाइलजेंथीन्स हैं वो स्टिमुलेट करते हैं हार्ट रेट को, मींस कि जो आपकी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है उसको बढ़ाते हैं। तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन हार्ट की बढ़ेगी, उससे हार्ट का कार्डिक आउटपुट भी बढ़ेगा और कार्डिक वर्क भी बढ़ेगा। और हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट आएगा कि जो थियोफाइलिन होता है ना उसमें टैकीकार्डिया होता है, मींस के थियोफाइलिन के केस के अंदर आपका हार्ट रेट ज़्यादा होगा, लेकिन कैफ़ीन के केस के अंदर हार्ट रेट जनरली लो होता है। ठीक है। स्केलेटल मसल्स में क्या है कि कैफ़ीन एनहांस करती है कॉन्ट्रैक्टाइल पावर ऑफ स्केलेटल मसल्स के, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाती हैं, जो कैल्शियम का जो लेवल होता है वहाँ पे वो इंक्रीज़ होता है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मसल्स के अंदर होता है, फिजियोलॉजी में आपने इसको पढ़ा होगा। तो वहाँ पे कैल्शियम्स की रिलीज़ करवाते हैं, कैल्शियम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए मसल्स के अंदर ज़रूरी होता है, तो ये कैल्शियम जब ज़्यादा होगा तो कॉन्ट्रैक्टाइल पावर ज़्यादा हो जाएगी, तो कैफ़ीन जो है इसको एनहांस करता है। स्टमक में क्या है कि जो मिथाइलजेंथीन्स होती हैं, थियोफाइलिन, कैफ़ीन, ये आपका एसिड सिक्रेशन एनहांस करती है और पेप्सिन को भी स्टमक में ज़्यादा करती हैं। मास्ट सेल के अंदर या इन्फ्लेमेटरी सेल्स के अंदर क्या होता है कि रिलीज़ ऑफ हिस्टामिन को कम करती हैं। हिस्टामिन जब रिलीज़ होता है, क्योंकि ये एक मीडिएटर भी है, प्लस ये वहाँ पे फ्लूइड की एकमुलेशन भी करता है, जो अडीमा होता है अस्थमा के केस के अंदर वो भी ये करवाता है हिस्टामिन, तो ये उसकी रिलीज़ को कम करते हैं। स्मूथ मसल्स में क्या इफेक्ट आएगा, हमने अभी पढ़ा कि स्मूथ मसल्स सारे रिलैक्स करेंगे, इसी वजह से जो आपका रेस्पिरेटरी में जो स्मूथ मसल्स हैं ट्रैकिया के, विंड पाइप के, वो रिलैक्स करते हैं और आपका जो अस्थमा है वो जो अस्थमा का जो अटैक है और जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाती हैं। ये उसके बाद देन इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो हैं, और कुछ इंट्रैक्शंस और काइनेटिक्स हैं थियोफाइलिन की, तो ये आप पढ़ सकते हैं बाद में। ठीक है। देन है एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स में क्या होता है कि हमने ये पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, एट्रोपिन जिसमें आती है, इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड, तो ये किस तरह अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं ब्रोंकोडायलेशन का, कि M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं और ब्रोंकोडायलेशन करवाते हैं। तो ये हमने इसकी जो डिटेल है वो हमने एंटीकोलिनर्जिक जो चैप्टर है उसमें पढ़ी हुई है। नेक्स्ट उसके बाद आता है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। तो जो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट होते हैं, जो सिस्टिनाइल जो ल्यूकोट्राइन्स होते हैं ना, LTC4D4, ये इंपॉर्टेंट मीडिएटर्स होते हैं। हमने भी पढ़ा कि अस्थमा के अंदर ये कॉज करते हैं अस्थमा को, तो हम यहाँ पे इनका एंटागोनिस्ट दे देंगे, या फिर इनको जो रिसेप्टर है उस पर ब्लॉकिंग एजेंट दे देंगे, या इनकी सिंथेसिस ही इनहिबिट कर देंगे। तो यहाँ पे जो दो रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट हैं ना वो हमारे पास है मोंटिलुकास्ट और ज़फिरलुकास्ट। तो ये दो ड्रग्स हैं, मोंटिलुकास्ट और ज़फिरलुकास्ट। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि जो सिस्टिनाइल जो लिखा हुआ है SIS-LT1, सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन 1 रिसेप्टर, इस रिसेप्टर को ये ब्लॉक करते हैं, एंटागोनाइज करते हैं। तो जो ल्यूकोट्राइन्स होते हैं वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करते, तो जब ये एक्शन अपना परफॉर्म नहीं करते तो जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होनी थी वो नहीं होगी, क्या होगा, ब्रोंकोडायलेशन होगी। ठीक है। तो ये इनका जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ब्रोंकोडायलेशन करते हैं और रिड्यूस करते हैं स्पूटम इओसिनोफिल काउंट और स्प्रेशन ऑफ ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन, म्यूकस एंड हाइपर एक्टिविटी। मीन्स के जो भी ल्यूकोट्राइन्स के साथ मीडिएटेड काम थे, ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन होना, म्यूकस की सिक्रीशन होना, ठीक है, और आपका ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होना, उसको ये सप्रेस कर देंगे, क्योंकि ये एंटागोनाइज करते हैं सिस्टीन ल्यूकोट्राइन 1 रिसेप्टर को। तो ल्यूकोट्राइन्स का जो भी काम होगा उसको ये ब्लॉक कर देंगे। तो ल्यूकोट्राइन्स की वजह से जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होती थी वो नहीं होगी, ब्रोंकोडायलेशन होगी और
इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी और म्यूकस सिक्रीशन भी नहीं होगी, और यही हमें चाहिए होता है। एस्थमा के केस में हमें यही रिक्वायर होता है। और इनके जो यूजेस हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं कि प्रोफाइलेटिक थेरेपी के अंदर जो माइल्ड टू मॉडरेट एस्थमा होता है उसमें यूज़ किया जाता है। अल्टरनेटिव टू इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं ना, तो ये उनका अल्टरनेटिव के तौर पे भी यूज़ की जा सकती हैं और प्रोफाइलेटिक थेरेपी के लिए भी। मींस कि आपका जो एस्थमा है, एस्थमा होने से पहले अगर आप कोई थेरेपी दे रहे हो तो उसको हम कहते हैं प्रोफाइलेटिक थेरेपी फॉर एस्थमा। मींस कि डिज़ीज़ होने से पहले जो भी थेरेपी आप दे रहे हो, डिज़ीज़ प्रिवेंट करने के लिए कि वो डिज़ीज़ ना हो, उसे हम कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी। तो ये उनके अंदर जो है वो यूज़ की जाती है ताकि बाद में आपके ल्यूकोट्राइंस बने ना, या बने तो वो वहाँ पे रिसेप्टर पे अपना एक्शन परफॉर्म ना करें। और जब रिसेप्टर पे एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तो जो भी अस्थमा के केस के अंदर जो सिम्टम्स आती थी वो नहीं आएंगी, क्योंकि ल्यूकोट्राइंस अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी के लिए यूज़ होती हैं। देन के कुछ जो फार्माकोकाइनेटिक्स हैं वो भी इसी के अंदर लिखे हुए हैं कि वेल अब्जॉर्ब होते हैं ऑरली, और हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होते हैं, और मेटाबोलाइज कहाँ से होते हैं, CYP2C9 से। और जो मॉन्टिलो कास्ट है वो CYP3A4 से भी होता है। तो ये मेटाबॉलिज्म और काइनेटिक्स वगैरह लिखी हुई हैं इनकी। नेक्स्ट हमारे पास आता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। अब मास्ट सेल का अपने सारा फंक्शन पढ़ा था कि क्या होता है, उसी में सारे मीडिएटर्स होते हैं। तो अगर हम इसी को स्टेबलाइज कर दें, मींस के डीग्रेनुलेट ना होने दें, तो जो ड्रग आती है वो है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। तो ये एक सिंथेटिक क्रोमोन डेरिवेटिव है जो इनहिबिट करती है डीग्रेनुलेशन। मींस के जो डीग्रेनुलेशन है ना एस्थमा की, सॉरी मास्ट सेल की जो डीग्रेनुलेशन है, उस सेल की डीग्रेनुलेशन नहीं होने देंगे, मीडिएटर्स नहीं निकलेंगे, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, हिस्टामीन नहीं आएगी, ल्यूकोट्राइन नहीं आएगा, इंटरल्यूकिन्स नहीं आएंगी, सारी जो रिलीज़ है वो रुक जाएगी। तो ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स का काम होता है। लेकिन आप याद रखें कि जब एस्थमा का अटैक आपको हो रहा है, इट मीन्स कि आपके जो मास्ट सेल है वो एक्टिवेट हो चुका हुआ है, तो अब उसका कोई काम नहीं है। तो अगर आपने मास्ट सेल स्टेबलाइज़र देना है तो एस्थमा होने से पहले या मास्ट सेल ट्रिगर या एक्टिवेशन होने से पहले देनी है आपने। ठीक है, दिस इज़ इनफेक्टिव इफ़ गिवन ड्यूरिंग एन एस्थमेटिक अटैक। तो एस्थमेटिक अटैक होने से पहले आपने ये देना है। देन इनके भी काइनेटिक्स हैं, यूजेस हैं और एडवर्स इफेक्ट्स हैं। जो कीटोटाइफिन है, इसमें जो सेकंड ड्रग है वो है कीटोटाइफिन। तो कीटोटाइफिन भी क्रोमोग्लाइकेट जैसा ही इसका एक्शन है। ठीक है, कि ये भी स्टेबलाइज करती है, प्लस साथ ही एंटी हिस्टामिनिक भी है। H1 को ब्लॉक करती है, एंटी हिस्टामिनिक भी है, और साथ ये मास्ट सेल को स्टेबलाइज भी करती है, मीडिएटर्स के रिलीज़ को रोकती भी है। और ये एंटी हिस्टामिनिक है, इसलिए ये सेडेशन कॉज करती है। देन इसके भी एडवर्स इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट पे है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये क्या करते हैं कि ये ब्रोंकोडायलेटर्स तो नहीं हैं, डायलेशन तो नहीं करते स्मूथ मसल्स की, बट ये क्या करते हैं कि अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और एंटीजन एंटीबॉडी का जो रिएक्शन है, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसको ये सप्रेस करते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन नहीं होने देते, और जिससे आपका जो एस्थमा है उसकी सिम्टम्स रिलीफ होती हैं। और ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी मीन्स के म्यूकोजल एडिमा भी नहीं होने देते, जो ब्रोंकियल सिक्रीशंस हैं उनको भी कम करते हैं। तो ये भी हम एस्थमा में यूज़ करते हैं। और लेकिन क्या है कि जो इसकी डिटेल है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, वो हम नेक्स्ट जो है वो स्टेरॉइड्स वाले चैप्टर्स के अंदर इनको डिस्कस करेंगे जो डिटेल है। अभी के लिए एस्थमा में इनका यही रोल है कि क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो एस्थमा जो है वो उसकी जो रिलीफ है सिम्टम्स में वो आएगी। और हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं, मीन्स के म्यूकोजल एडिमा नहीं होने देंगे, वहाँ पे फ्लूइड की कमुलेशन नहीं होने देंगे। तो ये इनहेल्ड हम स्टेरॉइड्स जो हैं वो इनहेल्ड फॉर्म के अंदर भी ले सकते हैं, इनहेलेशन के अंदर, और हम इसे जो है वो ऑरली भी ले सकते हैं। बट मेनली हम क्या करते हैं, क्योंकि अस्थमा के अटैक में हमें उसी टाइम जो है वो कोई ना कोई थेरेपी चाहिए होती है या अर्जेंसी होती है, तो वहाँ पे हम इन्हें इनहेल फॉर्म के अंदर, इनहेलेशन फॉर्म के अंदर लेते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को। तो ये साथ और भी क्या करते हैं कि इंक्रीज़ करते हैं जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिवनेस टू बीटा 2 एगोनिस्ट, जो आपने ऊपर पढ़ा साल्ब्यूटामॉल, साल्मेटिरोल, ये भी
टर्ब्यूटालिन वगैरह ये भी इन्हेलेशन फॉर्म के अंदर आती हैं। तो साथ ये भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप ऐड कर देते हो तो बीटा 2 एगोनिस्ट की जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो कुछ ये इनके काम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अस्थमा के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है लास्ट पे, एंटी आईजीई एंटीबॉडी। ठीक है, जो आईजीई होता है ना, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं आईजीई, ठीक है, ये लेट्स सपोज आईजीई है, तो ये जाके बाइंड करती हैं मास्ट सेल के साथ जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है, और मीडिएटर्स होते हैं। दिस वन इज मास्ट सेल। तो ये जब इसके साथ बाइंड करेगा आके, और फिर एक एलर्जन आता है एजी, वो आके इनके साथ बाइंड करता है, तो मास्ट सेल से जो भी मीडिएटर्स हैं वो रिलीज आउट होते हैं। तो जो हमारी ड्रग होगी वो इसके साथ आके बाइंड करेगी आईजीई के साथ, और ये जो प्रोसेस है उसको ख़त्म कर देगी। वो मास्ट सेल के साथ बाइंड नहीं करेंगे आईजीई जो हमारी एंटीबॉडी है, तो जब वो बाइंड नहीं करेगी मास्ट जो सेल है वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और जब मास्ट सेल जो एक्टिवेट नहीं होगा तो साथ उसके मीडिएटर्स नहीं निकलेंगे, जिससे क्या होगा कि ब्रोंकोडायलेशन होगी और जो आपका एडीमा था वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो लेकिन ये क्या है कि ये एक एंटीबॉडी है तो ये एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, इसलिए इसका जो यूज़ है वो कम किया जाता है, बट इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ये जो टर्म होती है ना, ये सिंपल एक टर्म है कि मोनोक्लोनल मीन्स के एक ही जो कॉलोनी है ना या पेरेंट एंटीबॉडी एक थी, उसी से हमने बहुत सारी क्लोन बना लिए उस एंटीबॉडी के। ठीक है, हम जो एंटीबॉडी है ना ये प्रोड्यूस करते हैं लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, तो एक हमारा पेरेंट सेल होता है, एक ही एंटीबॉडी होती है एक ही तरह की। हम 1000 या बिलियंस जो है वो एंटीबॉडी बना लेते हैं एक ही जो है ना टाइप की, और एक ही तरह की आइडेंटिकल, तो उसको हम बोलते हैं मोनोक्लोनल। तो ये आपका अस्थमा के लिए जो भी ड्रग्स थी और उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था वो है। और जो चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है डिफरेंट अस्थमा के लिहाज से, माइल्ड है तो क्या है, सीवियर है तो क्या है, वो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। सीजनल अस्थमा में क्या डोज देनी है और किस जो है वो ड्रग को देना है, स्टीरॉइड्स देने हैं या क्रोमोग्लाइकेट, जो भी आपने क्लासिफिकेशन के अंदर ड्रग्स पढ़ी हैं वही यहाँ पे आप उनकी डोज वगैरह को एक बार देख सकते हैं अपने एक नॉलेज के लिए।